पिछले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से कासिम ने असलम खान को पकड़कर उसका सर तन से जुदा किया और फिर उसकी एक अजनबी से मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात से पहले उसने अपना एक खत मार्सी को लिखकर भेजा ताकि अबू जाफर के बारे में मालूम किया जा सके। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज और ये सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज की 12वीं एपिसोड है। अजनबी की बातें सुनकर कासिम की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पास वक्त कम था। इसे अबू जाफर पर हाथ डालने के लिए मंसूबाबंदी करना थी। वो मजीद नहीं रुक सकता था। चुनांचे वो अजनबी से इजाजत लेकर जाने लगा तो अजनबी ने उसका बाजू पकड़ लिया। आप कहाँ चल दिए? चलिए मेरे साथ, मैं अजनबी हूँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। आप मुझे अच्छे इंसान दिखाई देते हैं। कासिम रुक गया और इंतहाई मतानत के साथ अजनबी से मुखातिब हुआ। पुत्र, मैं आपके साथ अभी तो नहीं चल सकता, अलबत्ता आप सराय में ठहरिए। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। लेकिन आपने अपना नाम और अदरना में आने का मकसद तो बताया नहीं। आप कुछ नहीं बताएंगे तो आपकी हमारे साथ अजनबियत कैसे दूर होगी? अजनबी किसी कदर खफ्त आमेज लहजे में बोला। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने नाम नहीं बताया। मेरा नाम कुर्बान है। मैं हंगरी का रहने वाला हूँ और अभी अभी कुस्तुनतुनिया से यहाँ वारिद हुआ हूँ। मैं कोई बाकायदा काम तो नहीं करता, अलबत्ता लोहा ढालने का काम मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे हाथ में आकर लोहा पिघलने लगता है। आप पेशे के लिहाज से मुझे इस दौर का दाऊद कह सकते हैं। अब कासिम फटी फटी आंखों से उर्बान को देख रहा था। कासिम ने पुरजोश अंदाज में उर्बान के दोनों हाथ पकड़ लिए और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मोहतरम उर्बान, आप हमारे मुअस्सस मेहमान हैं। आप सराय में क़याम कीजिए। आपके अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। इस वक्त मुझे जल्दी है। मैं कल किसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर दूंगा। कासिम ने माजरत खाना अंदाज में उर्बान से इजाज़त ली और सराय से बाहर निकल आया। अब उसका रुख कसर सुल्तानी की जानिब था, जहाँ तबका उमरा की रिहाइश गाहें थीं। वो कसर सुल्तानी के अकबी दरवाजे और मोहल्ले में अबू जाफर पर नजर रखने के लिए जा रहा था। उसे मार्था के दरवाजे तक पहुंचना था और फिर निगरानी के लिए किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना था जहां से वो अबू जाफर की नकलो हरकत पर नजर रख सकता। लेकिन उसे मार्था के दरवाजे तक जाने की जरूरत पेश न आई। उसे दूर से मार्सी का कोचवान दिखाई दिया। अभी कुछ वक्त पहले बगदादी दरवाजे की एक सराय में कासिम उस लड़के को मार्सी के नाम एक खत दे चुका था। कासिम सोचने लगा कि वो गली में सरेरा अकबर को आवाज देकर बुलाए या ना बुलाए। फिर उसने एक फैसला किया और उससे जानिब चल दिया। जिस जानिब अकबर जा रहा था वो चंद गलियों में अकबर का ताक़ुब करते हुए मुड़ता चला गया। मिलाकर उसने अकबर को रोक लिया। लड़के ने मुड़ कर देखा तो हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ कासिम के करीब आ गया। कुछ ही देर बाद अकबर कासिम के हमरा कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और किसी तोते की तरह बोलता चला जा रहा था। आज मालकिन बहुत खुश थी साहब। आपका खत मिलने पर वो मुसर्रत से उछल गए। फिर न जाने क्यों मालिकन ने बड़ी मालिकन और उसके मेहमान की बातें सुनने के लिए इस कमरे की खिड़की पर कान लगा दिए जहां वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मालिकन ने मुझे भी कहा कि मैं भी उनकी बातें सुनने की कोशिश करूं। आज मालिकन बहुत खुश हैं साहब। वो इससे पहले इतनी खुश कभी नजर नहीं आई। अकबर अभी बोलता जा रहा था कि कासिम ने दरमियान में उसकी बात काट दी और कहने लगा, तो क्या तुमने भी अबू जाफर और मार्था की बातें सुनी? जी हाँ, अकबर ने मुख्तसर जवाब दिया। कासिम ने फिर कहा, क्या बातें सुनी तुमने? अकबर ने माथे पर शिकने डालकर कुछ देर सोचने के बाद कहा, वो दोनों यानी चरी के फौज में होने वाले वाकयात पर बात कर रहे थे। अबू जाफर कह रहा था कि ये कार्रवाई सुल्तान के शाही सुराग रसां की लगती है और मार्था, याद रखना, ये शाही सुराग रसां इंतहाई खतरनाक और चालाक शख्स है। मैं उसे मिल चुका हूँ और उसने घोड़े जैसा बदन, चीते जैसी आंखें और लोमड़ी का दिमाग पाया है। अकबर इतना बताकर खामोश हो गया तो कासिम ने पुरतजस्सुस लहजे में फिर कहा, बस क्या यही कुछ सुना तुमने या कुछ और भी? अकबर फिर कहने लगा, अबू जाफर शहजादा अलाउद्दीन से मिलने की बात भी कर रहा था। वो मार्था को बता रहा था कि शहजादा इसके हाथ में है और मार्था को घबराने की जरूरत नहीं। वो बहुत धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई कोई जुमला सुनाई देता था और कोई कोई जुमला समझ में नहीं आता था। मैंने सिर्फ इतनी बातें सुनी। अलबत्ता मालिकन तमाम वक्त वहीं खड़ी रही जितना वक्त अबू जाफर और बड़ी मालिकन बातें करते रहे। कासिम के लिए इतना ही बहुत था। उसने चलते चलते आखिरी सवाल किया, क्या अबू जाफर अभी तक वहीं है? नहीं, वो अभी कुछ देर पहले ही वहां से चला गया है।
البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جانب گیا ہے، شاید مالکن کو معلوم ہو۔ قاسم چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسے اکبر سے جو کچھ پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اب اسے اکبر کے ساتھ مزید گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اکبر کو 2-3 اشرفیاں تھمائیں اور اس کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا ایک جانب چل دیا، اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کے غدار ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابو جعفر کی نیلی آنکھیں کھٹکنے لگیں۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ابو جعفر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خطرناک سازش کا اہم مہرہ ہے، لیکن اس کے ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال ابھی شک ہی تھا کہ ابو جعفر عرب ہونے کی بجائے یورپی باشندہ ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ابو جعفر کی اصل حقیقت کو آشکارا کرے، لیکن اس خطرے سے کہ بغاوت کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی ہے، اس نے اپنی تفتیش کو مزید طول دینا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ابو جعفر کو موقع دیے بغیر گرفتار کرے گا۔ چنانچہ وہ انتہائی تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا خفیہ محکمے کی سربراہ بہرام کے دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب اسے سپاہیوں کے ایک دستے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سلطان کے عطا کردہ خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ابو جعفر کو دن دہاڑے حراست میں لے سکتا۔ آج اس کا دن بہت مصروف تھا۔ اسے سپہر کے بعد مارسی کا پیغام وصول کرنے کے لیے لالا شاہین کی یادگار تک بھی جانا تھا، اور اسے آج کے دن میں ہی ابو جعفر جیسے اثر و رسوخ کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے سازش کے تانے بانے تلاش کرنا تھے۔ وہ صبح سے ابھی تک پیدل چل رہا تھا، لیکن اب اسے ایک مسلح دستے کی ضرورت تھی، اور ایک بہترین گھوڑے کی بھی۔ اس کام کے لیے اس نے بہرام خان کو ملوث کرنا مناسب سمجھا۔ وہ سیدھا قصر سلطانی کے قریب واقع سرکاری محکموں کی عمارت کی جانب جا رہا تھا۔ اسے بہرام خان یہیں مل سکتا تھا۔ بہرام خان کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو بہرام خان یوں اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ابو جعفر کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ وہ طبقہ امراء میں سے ہے اور اس کا تعلق براہ راست قصر سلطانی تک ہے۔ قاسم نے بہرام کی بات سنی اور منہ بسوٹ لیا، پھر کسی قدر غصے سے کہنے لگا، اس کا تعلق قصر سلطانی سے ہے تو کیا ہوا؟ خود سلطان معظم کا حکم ہے کہ ہر اس شخص کو بلا جھجک گرفتار کر لو جس کا ذرا سا بھی تعلق غداروں کے ساتھ محسوس ہو۔ میں ابو جعفر کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سراسر فرض سے کوتاہی ہوگی۔ کیسر کا جاسوس ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہے اور ہم کچھ نہ کر سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرام ابو جعفر کو گرفتار کرنے میں حائل تھا، وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے گھبراتا تھا۔ شاطر ابو جعفر نے اپنی خوش آمد پسندی کی بدولت شہزادہ علاء الدین سمیت بہت سے مائدین سلطنت کو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ بہرام سوچتا تھا ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا تو بڑے بڑے وزراء اور شہزادے اس کی حمایت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، میں تمہارے ہمراہ چل کر ابو جعفر جیسے شخص کو حراست میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر میں نے ابو جعفر کو پکڑا تو شہزادہ علاء الدین مجھے زنجیریں پہنا دے گا۔ اب قاسم پچھتا رہا تھا کہ اس نے سلطان کو ہدایات دینے سے منع کیوں کر دیا تھا۔ اسے سلطانی دماغ کی باریک بینی اور دور اندیشی اب دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محض سپاہی ہے، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک دانا اور بینا مدبر بھی ہے۔ اسے اپنی عاقبت نا اندیشی کا احساس ہوا۔ آج اگر سلطان نے بہرام کو حکم دے رکھا ہوتا تو اسے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بہرام سے پھر کہا، بہرام خان، سلطان نے تمہاری موجودگی میں سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو جعفر کو گرفتار کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اب بہرام بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ سلطان نے جب قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا تو بہرام خان بھی دربار میں موجود تھا۔ بہرام خان اس وقت محض اس لیے پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ سلطان نے اسے خصوصیت کے ساتھ محکمہ جاتی حکم جاری نہیں کیا تھا۔ جو ہی قاسم نے دربار میں سلطان کا زبانی کا حکم بہرام کو یاد دلایا تو اس کے سارے کل پرزے درست ہو گئے اور اس نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاسم بن ہشام، میں تمہاری ذمہ داری پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو اگر شہزادہ علاء الدین نے مجھے حکم دیا تو میں ابو جعفر کو فی الفور چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے بہرام خان کی اس قدر آمادگی بھی غنیمت جانی اور فوراً کہا، ٹھیک ہے، شہزادہ علاء الدین کے کہنے پر تم بے شک ابو جعفر کو رہا کر دینا۔ اس کے بعد قاسم نے بہرام خان کے ساتھ ابو جعفر پر دعویٰ بولنے کے باقی معاملات اور وقت کے تعین پر خاصی دیر بات چیت کی، یہاں تک کہ سپہر ڈھلنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاسم بجلی کی رفتار سے کرائے کے استبل پہنچا اور لالا شاہین کی یادگار جانے کے لیے گھوڑا حاصل کیا۔
सिपहर ढलने से पहले वो यादगार के दरवाजे पर था। वो तयशुदा वक्त से कदरे ताखीर से पहुंचा था। उसे तवक्को थी कि अकबर मारसी का पैगाम लेकर पहुंच चुका होगा। वो दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर अकबर पर पड़ी, जो आबनोस के दरख्तों के नजदीक एक टूटी हुई दीवार पर चढ़कर बैठा था। अकबर की नजरें दरवाजे पर ही लगी थी। जो ही कासिम यादगार में दाखिल हुआ, वो कूद कर नीचे उतरा और कासिम की तरफ बढ़ने लगा। इतने में कासिम की नजरें झाड़ियों के अकब में छपी बग्गी पर पड़ी तो वो चौंक उठा। उसका मतलब था कि मारसी खुद यहाँ चली आई थी। वो मारसी की जुर्रत पर हैरान हुआ। आजकल मार्था और अबू जाफर अपनी साजिश के आखिरी मराहिल में थे और अबू जाफर आज ही मार्था के घर से उठकर गया था। मारसी को एहतियात करना चाहिए थी। यकीनन मार्था और अबू जाफर को मारसी पर शक था। ये भी हो सकता है कि अबू जाफर के खुफिया आदमी मारसी की निगरानी करते हो। कासिम यही बातें सोचता तेज तेज कदमों से 12 तरी की तरफ बढ़ने लगा। अब अकबर भी उसके नजदीक आ पहुंचा था। कासिम ने अकबर को मुस्कुरा कर देखा और कहा, लगता है तुम्हारी मालकिन खुद आई है। 12 तरी में है शायद। अकबर ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया और कासिम से हाथ मिलाने के बाद कहा, मालकिन 12 तरी में नहीं है, वो बग्गी में बैठी है। आप भी वहीं चलिए। आज हमें अपने ताक़ुब का खतरा था, इसलिए हम मुख्तलिफ रास्तों से छुप छुपा कर आए हैं। कासिम मारसी की दानिशमंदी पर हैरान रह गया। वह जो कुछ उसने सोचा था मारसी को भी एहसास था। मारसी के साथ अपने ख्यालात की हम आगे देखकर कासिम के दिल में अनजानी सी खुशी की लहर दौड़ गई। वो बग्गी के करीब पहुंचा और बग्गी का अकबी दरवाजा पर्दा उठाकर बग्गी के अंदर बैठी मारसी को सलाम किया। मारसी ने मुस्कुराकर कासिम के सलाम का जवाब दिया और उसे अंदर बुला लिया। अकबर दौड़कर दोबारा टूटी हुई दीवार पर जा चढ़ा। अब वो एक होशियार चीते की तरह चारों तरफ देख रहा था। मारसी और कासिम बग्गी में नस्ब लकड़ी की नशिस्तों पर आमने सामने बैठे थे। ये एक 4 × 10 फुट का छोटा सा कमरा था। मारसी और कासिम एक दूसरे के इस कदर नजदीक थे कि उनके घुटने एक दूसरे को छू सकते थे। आज मारसी सादा लिबास में थी और पहले से भी ज्यादा हसीन दिखाई दे रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस की रमक थी। यकलख्त उसके सरसराती जुल्फ उसके सर से फिसल कर शाने पर आ गिरी। उसने बाएं हाथ से जुल्फ को सुलझाया और मुस्कुरा दी। कासिम को यूं लगा जैसे कलियां खिल उठी हों। एक लम्हे के लिए तो उसे अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां और जरूरियात भूल गई। वो सोचने लगा, इस लड़की का हुस्न पहले दिन से इसके असाब पर सवार हो जाता है। सुल्तान मोहम्मद फातिह सीरीज का सिलसिला जारी है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या अबू जाफर पकड़ा गया और मारसी ने इसमें क्या किरदार अदा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।